स्टूडेंट्स क्लास 8 के आप सभी को स्वागत है। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। क्या है हाइड्रोपोनिक्स? ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के प्लांट्स उगा सकते हैं। अब आपको बचपन में क्या पढ़ाया जाता है कि हमें सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ को उगाने के लिए। अब यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि भाई हम विदाउट सॉइल उगा देंगे, तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। फार्मर्स पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू ग्रोइंग हेल्दी फूड इन द शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, जो हमारे फार्मर्स हो गए, उन्हें ये जो हेल्दी फूड है जो भी हम खा रहे हैं ये बनाने में उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है और उन्हें कम से कम समय पे चाहिए होता है, ठीक है। और अब क्या लिखा है इसमें? बट एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज द डिमांड फॉर फूड ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी तो खाने का वो भी इंक्रीज़ होगा, भाई और खाना चाहिए होगा ना। तो इसके चलते क्या हो रहा है, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए जा रहा है, ठीक है। मोर एंड मोर लैंड इज़ नीडेड टू मीट दिस डिमांड। दिस लैंड इज़ टेकन फ्रॉम फॉरेस्ट लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके लिए आपको फार्मिंग करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन जितना है, अब हम और ज़मीन लेना चाह रहे तो हम फॉरेस्ट में से पेड़ को भी काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। यहाँ पे लिखा भी है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होगा? बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका लिविंग सोर्स ही है फॉरेस्ट और ट्रीज़। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। हमारा जो क्लाइमेट होगा उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। अनदर चैलेंज इज दैट एज द सेम लैंड इज यूज्ड ओवर द ईयर्स टू ग्रो प्लांट्स इट लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स विच इज़ नोन एज सॉइल डिग्रेडेशन। अब क्या होगा ना, अगर तुम उसी में प्लांट्स उगाए जा रहे हो, अब क्या होगा? उसका सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो अपने न्यूट्रिएंट्स खोने लगेगा, क्योंकि कोई भी पौधा आएगा तो उसे न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होंगे, बट इससे क्या होगा? इससे होगा सॉइल डिग्रेडेशन। टर्म को याद रखिएगा, सॉइल डिग्रेडेशन। ये आपके पेपर्स में आ सकता है, आपके टेस्ट्स में आ सकता है। अब क्या है? हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू कंपनसेट फॉर द लॉस of nutrients further degrades the soil quality due to chemical component। मतलब क्या? अब जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्या करते हैं? कंपनसेट, मतलब ये भी क्या करते हैं? अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मोस्ट फर्टिलाइजर्स में। जो भी फर्टिलाइज़र आप देखते हैं मार्केट में उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मतलब हम फर्टिलाइज़र्स को बस इसीलिए ना यूज़ करते हैं क्योंकि ये जल्दी जो है प्लांट को उगा देता है एज़ कम्पेयर टू आवर ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसे हम खाद बोलते हैं। लेकिन नुकसान क्या है? ये जो है केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर भी जाएगा, तो हेल्थ वाइज फर्टिलाइज़र्स अच्छा नहीं है और हमारा हेल्थ भी नहीं, जो सॉइल उसके लिए भी ये नुकसानदायक है। Besides of loss of nutrients, erosion caused by wind and rain, water pollution due to industrial drainage, land। रुको, अब क्या है? सॉइल इरोजन्स भी हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? विंड एंड रेन की वजह से। क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। वाटर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्रियल ड्रेनेज। जो भी इंडस्ट्री का गंदा पानी है, मतलब उसमें गंदे गंदे केमिकल्स मिला रखे हैं, पता नहीं क्या क्या मिला रखे हैं। बहुत सारे तो ऐसे जो हम ह्यूमंस के लिए सेफ़ भी नहीं है, जो हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है, एनिमल्स के लिए भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। और क्या है? लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है? माइनिंग एक्टिविटीज़। जो भी हम लोग सोना निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, तो उसको जब माइन कर रहे होते हैं तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। एंड even excessive water for irrigation all contributions to the reduction
the land available for farming and the quality to produce. अब अगर हम बहुत ज़्यादा ही पानी इरिगेशन के लिए करें, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम जो है ना, बहुत जगहों में ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा ही पानी डाल देते हैं, ठीक है। ये सब क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, जिससे क्या होता है कि जो लैंड होता है उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्या होने लगता है, न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन होता है उनमें। अब इसको हम पढ़ेंगे, ये जो एक पूरा पैरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एनकरेजिंग फार्मर्स टू यूज़ हाइड्रोपोनिक्स। जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को करे कि आप हाइड्रोपोनिक्स लगाओ। थ्रू द मिशन, यहाँ पे ये पूरा है पैरा, थ्रू द मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो ये किससे हो रहा है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, जिसको कौन कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जैसे अलग अलग टाइप की ना मिनिस्ट्रीज़ होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो ऐसे ही करके ये भी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और फिर क्या है, टेक्नोलॉजीज लाइक हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स इन विच प्लांट्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल आर बीइंग प्रमोटेड अंडर दिस मिशन। अब क्या है कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी में बोला जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स तो बोला ही जा रहा है, एरोपोनिक्स भी बोला जा रहा है। ये एरोपोनिक्स जो है उसके भी बारे में बताया जाएगा आपको आगे के क्लासेस में, या फिर शायद कोई दूसरे चैप्टर में आएगा एरोपोनिक, लेकिन अभी तो हम हाइड्रोपोनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है इसमें, इन विच प्लांट्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल आर बीइंग प्रमोटेड अंडर दिस मिशन, जहाँ पे क्या है, प्लांट्स डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखते सॉइल से। क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छी चीज़ लिखी है, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में नियरली 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया TGA इज अफेक्टेड बाय सॉइल डिग्रेडेशन। हमारे पूरे जो ज़मीन है उसका 33%, मतलब समझिए ऑलमोस्ट 1/4 से भी ज़्यादा का जो ज़मीन है वो किससे अफेक्टेड है, सॉइल डिग्रेडेशन से। मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहा है, अब डिग्रेड हो रहा है। दिस मीन्स वी आर लूजिंग आवर फर्टाइल फार्मिंग लैंड। इससे क्या हो रहा है, अब जो हमारी जो फर्टाइल लैंड है अब हम उसे खोए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, कितने ज़्यादा ज़मीन है, 109 मिलियन हेक्टेयर, 109 मिलियन हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो क्या है, वो सॉइल क्वालिटी, मतलब सॉइल डिग्रेडेशन फेस कर रही है। उनमें सॉइल क्वालिटी का डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा है हमें। कितने ज़मीन में, 109 मिलियन हेक्टेयर में, जो कितने बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लाइक ऑलमोस्ट 1/4 जो इंडिया का ज़मीन है फार्मिंग लैंड के हिसाब से वो इससे अफेक्ट हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें क्यों हाइड्रोपोनिक्स को लाना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये लिखा है, अब क्या है इसमें, द फोकस ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स, engineers and environmental experts has been to help farmers adopt sustainable farming practices। अब जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट में भी अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट होते हैं, कोई फिजिक्स का होता है, कोई केमिस्ट्री का होता है, कोई बायो का होता है, कोई माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में। तो ऐसे ही ये साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल है, जो एग्रीकल्चर में होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट आपको पता है, जो न्यूट्रिशन का देखते हैं, न्यूट्रिशन के जो होते हैं। फिर इंजीनियर्स और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, जिनको एनवायरनमेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, वो क्या कर रहे हैं, वो फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं ये इनको अडॉप्ट करने में, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आएगा। सस्टेनेबल फार्मिंग एम्स टू प्रोड्यूस फूड दैट इज़ हेल्दी फॉर ह्यूमंस विथ मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ये सस्टेनेबल फार्मिंग क्या करना चाह रहा है कि मतलब कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े एनवायरनमेंट पर, और हमें भी अच्छा खासा खाना मिल सके, ठीक है, जिससे हमें भी मतलब कि न्यूट्रिशन मिल सके अच्छे से। अब हम आते हैं हाइड्रोपोनिक्स का जो टर्म है वो कैसे आया। द टर्म हाइड्रोपोनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइड्रो दैट इज वाटर एंड पोनोस दैट इज लेबर और टॉयल।
तो क्या है, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। हाइड्रो तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वो वाटर होता है। पोनोस यहाँ पे आप सुने होंगे, पोनोस का मतलब होता है लेबर या टॉयल, ठीक है। अब क्या है हाइड्रोपोनिक्स का, यहाँ पे ये जो आप पूरा लाइन देख रहे हो ना, ये पूरा लाइन, रुको मैं आपके लिए, एक ये है, ये और यहाँ तक का जो लाइन है ना, इसको आपको याद करना है। क्यों याद करना है इस लाइन को, क्योंकि इस यही जो है हाइड्रोपोनिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन है कि हाइड्रोपोनिक्स is a method of growing plants in a nutrient rich water solution instead of soil, फिगर्स 1 एंड 1.2। इसको छोड़ दो, मतलब ये नहीं लिखना है, बट ये जो पूरा लाइन है इसको आप याद कर लीजिएगा क्या है इसका मतलब, लेकिन मतलब ही तो जानना ज़रूरी है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मेथड है उगाने का प्लांट्स को, जिसमें क्या है, हम एक ऐसा वाटर सोल्यूशन लेते हैं जिसमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर मैन्योर होता है, ठीक है, सॉइल के जगह पे। सॉइल क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, तो वही देता है ना सॉइल। अब हम पानी ही रखें तो इससे एक और सॉरी आवाज़ वो हो गई थी, इससे और क्या फ़ायदा होगा, उन्हें न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे, साथ ही साथ अब पानी रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या, प्लांट्स इन अ हाइड्रोपोनिक यूनिट रिसीव न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम वाटर। जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली पा लेते हैं फ्रॉम वाटर सोल्यूशन, अलाउइंग द फार्मर टू इंश्योर दैट दे रिसीव द प्रिसाइज अमाउंट। मतलब इससे फार्मर्स भी जान सकते हैं कि उन्हें अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल भी रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली मिल रहा है। अब क्या, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक, इसलिए इसको प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक फ़ोटो दी गई है जहाँ पे ये एक आदमी है जिसने शायद ये सब बनाया है, या फिर ये इनकी पूरी फैमिली है, या फिर पता नहीं, ये शायद ही इसी ने बनाया है। एंड ये क्या कर रहा है, ये जो लोग आए हुए हैं ये इनको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिगर 1.2 हाइड्रोपोनिक सेटअप इन अ पॉली हाउस, ठीक है। अब है हमारा एक और पैराग्राफ, you can have multi-story vertical farming in hydroponics to utilize vertical space and produce more food in less space। अब क्या है, आप मल्टी स्टोरी फार्मिंग भी कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। आप वर्टिकल जो स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वर्टिकली भी रख सकते हैं इसको। सिमिलरली रीसर्कुलेटिंग, रीयूजिंग वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, रुकिए, हाँ, फर्टिलाइजर्स, कंट्रोलिंग climate parameters like temperature, humidity and light for photosynthesis and maximizing plant growth is possible in hydroponics। अब क्या है इसमें बहुत लंबा लाइन हो गया, मतलब रीयूजिंग, आप पानी को, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे, और क्लाइमेटिक पैरामीटर्स का भी, जैसे लाइट का, ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का भी जो है क्या होगा, रुकिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, वो थोड़ी खांसी आ रही थी, थोड़ा मेरा तबीयत अभी ख़राब चल रहा है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, तो हाँ, ये जो क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ को मैक्सिमाइज करता है, क्या, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमें इन क्लाइमेटिक पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है फॉर व्हाट, फॉर हाइड्रोपोनिक्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोपोनिक यूनिट कुड बी प्लेस्ड इन अ पॉली हाउस, ठीक है। क्या हो सकता है, हाइड्रोपोनिक को हम एक पॉली हाउस में रख सकते हैं, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा था। अब क्या है, हाइड्रोपोनिक्स इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन सिटीज़ विच इज़ नोन एज अर्बन फार्मिंग। अब जो अर्बन एरिया है, जो विलेजेस को हटा के उनको करके बनाया गया है, जैसे आपका बोकारो है, बोकारो भी मतलब वहाँ पर भी विलेजेस थे, लेकिन विलेजेस को हटा के और वहाँ पे सिटीज़ बनाई गई। बोकारो अभी एक एरिया है झारखंड में, आप सर्च कीजिएगा। तो अब जो भी शहर बनता है, शहर में आप अब प्लांट तो ऐसे उगा नहीं सकते आप, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा किसान बन के चले और ज़मीन खोदे, क्योंकि शहर में बहुत ज़मीन नहीं होता है। अब इसमें क्या है, अर्बन फार्मिंग इसको इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सॉइल की ज़रूरत ही नहीं है और पानी तो वैसे ही हर जगह है, तो आपके लिए हो गया। और आपको उसमें बस न्यूट्रिएंट्स रखना है, मैन्योर रखना है, चाहे आप ऑर्गेनिक रखें, चाहे आप इवन फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करें,
ठीक है। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे तो उगेगा ज़्यादा, बट अगर मैन्योर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा अगर आप कुछ खाने पीने का या फिर वही उगा रहे हैं। वॉट विल आई एबल टू डू, मैं इससे क्या कर पाऊँगा, ये सेक्शन जो है यहाँ पे अब ये आप ही के लिए कि आप क्या कर पाओगे। ठीक है, क्या है, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू फर्स्ट ग्रो हेल्दी माइक्रोग्रेन्स यूजिंग अ बेसिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो ग्रीन्स माइक्रो क्या होते हैं, छोटे से, तो छोटे छोटे से तुम उगा सकते हो किसकी मदद से, हाइड्रोपोनिक के सिस्टम से। सेकंड क्या है, रुको, सेकंड क्या है, एस्टैब्लिश हाइड्रोपोनिक यूनिट यूजिंग विक बेस्ड डीप वाटर कल्चर एंड न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। ये इनका आपको ये याद रखना है, ठीक है। DWC और NFT, इनका ये पूछेगा आपसे फुल फॉर्म, डीप वाटर कल्चर और न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और ये विक बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख अभी क्या है, प्रिपेयर ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर हम लोग तैयार कर सकते हैं, और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर बाय वेरिंग pH, हम pH से क्या कर सकते हैं, वाटर की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं व्हाट विल आई नीड, मुझे क्या चाहिए मुझे, कोई मतलब आप ऐसे तो है नहीं कि आप बस चल दिए ऐसे, आपको क्या चाहिए होंगे, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, यू विल नीड different equipments and materials for various methods of hydroponics as listed in figure 1.3। अब यहाँ पे हमारे पास है बहुत सारे फिगर्स। सबसे पहला माइक्रोग्रीन सेटअप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला आपका डायग्राम है जिसमें क्या उगाए जा रहे हैं, माइक्रोग्रीन्स उगाए जा रहे हैं। यहाँ पे सीजर्स क्यों यूज़ हो रहा है, सीजर्स फॉर कटिंग और हार्वेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे सीड्स यहाँ नीचे लगाए गई हैं। ये कोकोपीट आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉडस्ट यूज़ कर लीजिए, या फिर सॉइल यूज़ कर लीजिए। कोकोपीट बहुत अच्छा होता है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, आपको कोकोपीट मिल भी जाएगा, आप ब्लिंकिट में जाएंगे या फिर वो सब में जाएंगे ज़ेप्टो में, तो आपको वहाँ पर भी जल्द ही मिल जाएगा। फ्लैटन अर्दन पॉट और यूज फूड कंटेनर, अब इससे क्या हो रहा है, इससे आप चीज़ों को रिसाइकिल भी कर रहे हैं। अब कोई भी यूज फूड कंटेनर है, आप उसका क्या काम कर सकते हैं, उसमें कोकोपीट रखो, सीड्स रखो, और ये माइक्रोग्रीन्स का सेटअप बनाओ, और फिर सीजर्स से उनकी हार्वेस्टिंग करो, सिंपल, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे रिसाइकलिंग भी हो रहा है। आप देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स का क्या क्या फ़ायदा है। अब हम जाते हैं इसमें दूसरा जो बी है, क्या है क्या है फिर, विक हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो हमने पहले भी देखा था। इसमें क्या है, इसमें है मतलब सीड और सीडलिंग्स फॉर प्लांटिंग, यहाँ पे सीडलिंग्स है। इसमें भी आपका वही कोकोपीट, जो ये यहाँ पे आप कोकोपीट रख सकते हैं। कॉटन थ्रेड और कॉटन स्ट्रिप फॉर विक, आपको इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे करके जो है, आप इसमें कोई क्लोथ का स्ट्रिप ले लीजिए या कॉटन का थ्रेड ले लीजिए विक बनाने के लिए। यूज़ पीईटी बोटल्स क्या होती हैं, आपके घर में कभी मेहमान तो आते ही हैं, कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई कुछ है, गर्मी का मौसम है, आपकी फैमिली क्या करेगी, वो एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लाएगी। एंड जनरली हम लोग 2 लीटर का, 1 लीटर का, ये सब का लाते हैं क्योंकि मेहमान आए हुए हैं घर पे, ठीक है। तो अगर वही सब ख़त्म हो जाए एंड अब उसमें आप पानी भी पीते हैं, तो अब क्या कीजिए उसको, कि उसको क्या करना है, काटना है, बट ऐसे वैसे चाकू से नहीं, अब पेपर कटिंग नाइफ फॉर कटिंग द पीईटी बोतल, ठीक है। इसके लिए आपको एक पेपर कटिंग नाइफ चाहिए, कोई भी नॉर्मल नाइफ से नहीं होगा, और ठीक है, उसके बाद आपका ये विक सिस्टम बनेगा। ये आपका बहुत बेसिक सिस्टम भी है, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। एंड मे बी शायद से आपके अगर कोई भी मतलब वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन पढ़ा रहे तो इसके प्रैक्टिकल्स भी करा सकते हैं। अब है हमारे पास NFT हाइड्रोपोनिक सेटअप। NFT क्या था, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक पे हम आ गए हैं। अब है पीवीसी पाइप आपको इधर लगेगा। 10 to 15 हाइड्रोपोनिक नेट पॉट्स, कितने का होना चाहिए, 50 mm हाइट होना चाहिए उनका, यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग है जैसे। तो आपको इनका ध्यान भी रखना है, अगर आप कुछ
कोई चीज़ लंबा ले लिए, कोई चीज़ छोटा ले लिए, तो क्या होगा, ये करने में आपको दिक्कत ही होगी। क्या है, एनएफटी करने में। अगर आप कर भी रहे हैं तो ध्यान से, मतलब अगर आपने पीवीसी पाइप बहुत लंबा ले लिया, लेकिन जो हाइड्रोपोनिक नेट पॉट्स हैं उनकी हाइट जो है वो 50 mm की जगह बहुत छोटे वाले ले लिए, तब आपको दिक्कत हो सकता है। फिर क्या, वाटर टब और बकेट 15 to 20 लीटर कैपेसिटी, ठीक है। ये थोड़ा महंगा मेथड है, बाकी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन आपके घर पे होता है, कुछ ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। उसको आप ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, दीवार वीवार होता है उसमें खोदने की कोशिश करते हैं, तो वही हैंड ड्रिल मशीन को लेना है। और फिर क्या लेना है, हीट गन। हीट गन क्या होता है, जिसमें ग्लू लगा होता है, एक गन होती है, मतलब उससे मारते नहीं, उसमें एक सिलिकॉन ग्लू होता है, ठीक है, जिससे सील करते हैं पाइप को। क्या, टू प्रिवेंट वाटर लीकेज, वाटर लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। फिर क्या है, सबमर्सिबल पंप 18 वॉट्स विथ 1.5 मीटर होस पाइप। अब यहाँ पे ये हम सीख लें न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। अब है हमारा DWC, ठीक है। DWC रुकिए, DWC क्या था, रुक जाइए, भूल गया मैं, सॉरी। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, मैं भूल गया था वो, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते में हो जाता है। DWC को हम लोग कहते हैं डीप वाटर कल्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या है, हाइड्रोपोनिक नेट पॉट्स 10 to 15 यूनिट्स। और पेपर टी कप्स, ये हाइड्रोपोनिक नेट पॉट्स भी नहीं है ना, क्या करो, पेपर टी कप्स। पेपर टी कप्स तुम्हें मिलेंगे कहाँ से, लेकिन तुम जिसमें चाय पीते हो ना, ठीक है, चाय पीते हो तो वो कागज़ का जो होता है ना, तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो। स्टायरोफोम शीट, ठीक है, एक इस शीट लगानी है आपको ऐसी, इसके ऊपर एक लेयरिंग टाइप की करने के लिए। यूज्ड वाटर बकेट और वाटर टब, कोई भी वाटर बकेट या वाटर टब ले लेना है जो यूज्ड है, ठीक है। इसमें यूज शब्द इसलिए लिख रहा है ताकि क्यों कि आप उन चीज़ों को रिसाइकल कर सकें। वाटर बकेट या वाटर टब को आप यूज्ड क्यों बोल रहा है, ताकि आप यही यूज्ड चीज़ों को रिसाइकल करें। फिर क्या है, 2 गार्डन पाइप्स 10 to 15 मीटर डायमीटर। 2 गार्डन पाइप्स लेना है, कितने के, 10 to 15 डायमीटर के लेना है। फिर क्या है, एक्वेरियम एयरेटर विथ अ होस पाइप एंड डिफ्यूजर 2.5 वॉट्स। जो एक्वेरियम में एक एयरेटर रहता है ना, ठीक है, आप एक्वेरियम्स में देखते होंगे एक ऐसी करके बनी रहती है, तो वो एयरेटर भी आपको डालना है उसमें। देख सकते हैं कुछ ऐसा है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप ये भी बना सकते हैं। सबसे ईजी आपके लिए विक बेस्ड रहेगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे आइटम्स हैं आप तो ये आप बना सकते हैं, ये भी ईजी है। अब क्या है आपका कंपोस्ट टी सेटअप। कंपोस्ट टी सेटअप के बारे में जानते हैं। यूज्ड बकेट 10 to 15 लीटर कैपेसिटी, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट, ठीक है। यूज्ड बकेट आपको सबसे पहले लेना है, और फिर क्या करना है, आपको लेना है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जैसे कि कोई भी गोबर हो गया या फिर आप ही की पॉटी हो गई, तो आप उसी को मतलब वो करते करते में उसी का जो खाद बन जाता है, ठीक है, वो करना है। या फिर कोई भी कंपोस्ट ले लो। फिर क्या, मसलिन क्लॉथ, याद रखिएगा मसलिन, ये मुस्लिम नहीं है, मुस्लिन, ठीक है, मसलिन का ये वो मुस्लिम होता है, ये मसलिन होता है। क्या है, मसलिन क्लॉथ 1 मीटर लेंथ का आपको लेना है। इसमें भी एक्वेरियम एयरेटर चाहिए। हाँ, इसमें एक और चीज़ चाहिए इम्पॉर्टेंट, जैगरी, वो भी 50 ग्राम्स। आपको इसमें गुड़ चाहिए, जैगरी, ठीक है। तो आप ऐसे करके बना पाएंगे कंपोस्ट टी सेटअप। ये भी इजी है। ओवरऑल अगर मैं इनमें से कहूँ क्या क्या इजी है, तो आपके लिए ये माइक्रोग्रीन सेटअप इजी है, विक हाइड्रोपोनिक भी इजी है। एनएफटी थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मटेरियल्स लगती हैं। DWC भी आप कर सकते हैं घर पे। और ये जो कंपोस्ट टी सेटअप है, अगर आपके पास इसके सारे आइटम हैं, लाइक ये तो होता ही है सबके पास, मसलिन क्लॉथ भी होगा, एक्वेरियम एयरेटर जिसके घर में एक्वेरियम है उसमें होगा, जैगरी आप बाज़ार से ले सकते हो, और यूज्ड बकेट होता है सबके घर में, तो आप ये भी ले सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। अब क्या है, मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टिंग द पीएच।
पीएच पेपर, पीएच स्केल, सिट्रिक एसिड और विनेगर, विनेगर बॉटल। ये क्या है? ये विनेगर की बोतल है, सिट्रिक एसिड या विनेगर। यहाँ पे पीएच स्केल है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, कोई चीज़ कितनी बेसिक है या फिर एल्कलाइन है। ठीक है, आप यहाँ पे पीएच जान सकते हैं। पीएच पेपर है और ये पीएच स्केल है और ये पीएच पेपर है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा हाउ डू आई कीप एंड अदर सेफ। मैं खुद को कैसे सेफ रखूं और दूसरों को कैसे सेफ रखूं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पे कुछ लगा, ठीक है, तो आपको कहीं पे कुछ लग भी सकता है। सेफ्टी पे रखना होगा। क्या है? सेफ्टी वाइल यूजिंग टूल्स एंड मटेरियल्स, सेफ्टी वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी बहुत अच्छा बताया है। इंटरनेट सेफ्टी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानते हैं। वियर ग्लव्स while handling tools and paid attention during demonstrations to understand the correct techniques for using tools। क्या करना है? ग्लव्स पहनना है। अगर आप कोई भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लव्स को ज़रूर पहनना है। अगर हाथ पे चोट लगने के चांसेस कम होते हैं, ग्लव्स पहनना है आपको। एंड पे अटेंशन ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है उनमें आपको अटेंशन यानी कि उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई वो करा रहा है, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा है, कोई आपका टीचर ही करा रहा है, कोई स्टूडेंट ही करा रहा है एंड आप भी लाइक नहीं रे जा मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं, आपको क्या करना है? उस पर अटेंशन देना है। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से कर सके। करेक्ट टेक्निक्स। टेक स्पेशल केयर वाइल यूजिंग sharp tools and power driven machines like drill machine and a submersible pump। ड्रिल मशीन जो है ना, उसको आपको ठीक से चलाना है। ठीक है, मतलब चलाते हुए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप मतलब कि फिर है आपका सेफ्टी वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। बी केयरफुल वाइल वर्किंग विद गैजेट्स लाइक एयरेटर एंड सबमर्सिबल पंप्स। ठीक है, हाँ, तो अब क्या कह रहा है इसमें? आपको केयरफुल, सावधान रहना है। कब? आप एयरेटर यूज़ कर रहे हैं, आप सबमर्सिबल पंप्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी लिखा है सबमर्सिबल पंप्स। क्या लिखा है इसमें? वर्क ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर और एक्सपर्ट। कोई भी आपको मतलब अगर वर्क ही आप कर रहे हैं ना, आपको टीचर के सुपरविजन में, मतलब टीचर के इसमें करना है या फिर कोई एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट भी नहीं, अगर आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको इसके बारे में ठीक ठाक पता है, आप उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी रखना ज़रूरी है। एंड अगर कोई एक्सपर्ट या कोई टीचर नहीं है, मान लीजिए टीचर ने कहा कि आपको खुद से करना है, तो आपको सुपरविज़न चाहिए होगा। अगर आपके फैमिली में किसी को है पता, तो आप कर सकते हैं। फिर क्या है? इंटरनेट सेफ्टी। आस्क योर टीचर फॉर हेल्पिंग वाइल यूजिंग द इंटरनेट। बी केयरफुल not to upload or download anything without checking। do not share personal information to anyone। अब ये बड़ा सही चीज़ लिखा है क्या इंटरनेट सेफ्टी को लेके। आप जब भी इंटरनेट में सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया, मेरे को ये देखना है, क्या देखना है मेरे को? डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक के वीडियोस मैंने सर्च किया। अब मेरे को ये ध्यान में रखना है कि मैं कोई अननोन लिंक या कोई ऐसे में ना करूँ, मैं कोई ट्रस्टेड वेबसाइट में जाऊँ। ठीक है, ट्रस्टेड साइट्स में जाऊँ। लाइक आपको मान लीजिए आप इंटरनेट के लिए जा रहे हैं, आप एक तरफ है आपके पास कोई भी ट्रस्टेड सोर्स, तो आप ट्रस्टेड सोर्स में जाइए। जहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ से आपको ये हार्म हो सकता है, वहाँ मत जाइए, क्योंकि आपका फ़ोन पहले ही मतलब कह देता है कि इससे आपका फ़ोन ये हो सकता है। और आप क्या करेंगे? तो आपको उसमें मना कर देना कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो आपको अगर वीडियोस देखने तो ट्रस्टेड साइट से देखिए। ठीक है, और जो भी मतलब कोई भी चीज़ अपलोड या डाउनलोड नहीं करना है, चेक करने के पहले कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं कर लेना है, कोई भी फाइल या कोई भी चीज़। अब क्या है? व्हाट डू आई नीड टू नो बिफोर आई स्टार्ट। मुझे क्या क्या चीज़ें जाननी है स्टार्ट करने के पहले। क्या? यू हैव लर्नड इन साइंस एज वेल एज इन vocational education that plants require certain essentials
conditions to grow: air, temperature, humidity, carbon dioxide, nutrients, soil and water are necessary for the growth of plants. क्या कह रहा है ये? साइंस में आपने पढ़ा था, ईवीएस में भी पढ़ा होगा, वोकेशनल एजुकेशन में भी आप पढ़ रहे हैं। क्या चाहिए एक प्लांट को उगने के लिए? एयर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वो भी चाहिए ऑक्सीजन भी। कार्बन डाइऑक्साइड उनको तब चाहिए जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, एंड उन्हें नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। टेम्परेचर भी चाहिए अच्छा। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, जो एनवायरनमेंट में जो आपके विंड में मॉइस्चर है वो। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पहले ही बता दिया। न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन्हें। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वो ठीक से उग नहीं पाएंगे। जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमें वाइटामिन्स चाहिए, ठीक है, वाई टू ग्रो, और हमारी जो बॉडी है वो सही रह सके। सॉइल, वाटर, ये सारी क्या हैं? ये सब है हमारी, ये मतलब कि एसेंशियल से नेसेसरी है कि हमें चाहिए ही चाहिए। सॉइल के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि सॉइल का मतलब सॉइल का हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। क्या है? ट्राई टू यूज़ मटीरियल्स फॉर योर प्रोजेक्ट, वेस्ट मटीरियल्स। मैंने आपको कहा था, सो यूज स्क्रैप्ड प्लास्टिक बोटल्स एंड कप्स, स्टायरोफोम, फोम सीड्स एंड पाइप्स टू बिल्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स। आपके पास कोई भी अगर स्क्रैप्ड यानी कि फेंका हुआ पाइप है, या स्टायरोफोम शीट होगा, या फिर प्लास्टिक की बोतल होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो आप उन्हीं का यूज़ कीजिए। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था, यूज्ड। ये यूज्ड शब्द इसलिए कहा जा रहा था, ठीक है। अब क्या है? नाउ रिफ्लेक्ट ऑन वेदर दीज नीड्स कैन बी फुलफिल्ड इवन विदाउट सॉइल, रिकॉर्ड योर डिटेल्स इन टेबल 1.1। इसके आगे का, अब जो इसके आगे का है, कितना पेज हो गया? पेज नंबर 8 तक हम पहुंच गए हैं। तो अब हमारा इसी के साथ वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 9 के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे अगले ट्यूसडे को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।